वेलकम टू पायनियर क्लासेस। हम लोग 10th क्लास का रिविजन्स करने जा रहे हैं। आपका ये चौथा पार्ट है तीसरे चैप्टर का। कहते हैं धातुओं की प्राप्ति कैसे की जाती है। तो पृथ्वी की भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत है। मतलब सबसे ज़्यादा धातु कहाँ मिलता है हमें, जहाँ से हम खनिज के तौर पे, तो भूपर्पटी से ही हम धातुओं को, अगर पृथ्वी के क्रोड की बात करें तो वहाँ से हमें कोई धातु प्राप्त नहीं होता है, तो हमें केवल और केवल भूपर्पटी से मिलता है। समुद्री जल में, याद रखें, समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि कुछ विलेय लवण उपस्थित रहते हैं। और पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। ये पूछा जाता है 2 मार्क्स में, खनिज किसे कहते हैं, और इस बार आपका पूछा हुआ है अथी में, मॉडल पेपर में, खनिज किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं, या कह सकते हैं जो पृथ्वी से खन के निकाला जाता है खनिज कहते हैं। आसान है। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है, और इन खनिजों को क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। और उसमें जो अशुद्धियाँ होती है उसे जो अलग करेंगे तो उन अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। ठीक, और ये भी पूछा जाता है, मतलब जितने भी गैंग हैं सारे के सारे क्या है, अशुद्धियाँ हैं समाज के लिए। ठीक, आगे धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, चलिए इस पे बात करते हैं। धातुओं की सक्रियता श्रेणी, कौन सा श्रेणी, सक्रियता श्रेणी। पिछले पार्ट में हम लोग देखे थे सक्रियता श्रेणी क्या कहते हैं, कि जैसे कोई क्या करता है, अभिक्रिया तेजी से करता है। जैसे अगर हम लोहा का कोई चीज़ बनाते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ संपर्क करके जल्दी संचारित हो जाता है, जबकि एल्युमिनियम का करते हैं तो वो थोड़ा धीरे करता है। सोना का करें तो वो संचारित ही नहीं होगा। तो अब क्रियाशीलता श्रेणी में वो आपको याद होगा, काना काम आगे आला, जिनके फ्रेंड सन प्रभु हैं, कौन होगा आगे उसके। तो उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा अब क्रियाशीलता श्रेणी याद कर सकते हैं। इसलिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि अयस्क में धातु निष्कर्षण कैसे होता है। कुछ धातुएं भूपर्पटी पर स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, कुछ धातुएं अपने यौगिक के रूप में पाई जाती है, और सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती है। ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। उदाहरण के लिए गोल्ड यानी सोना, सिल्वर यानी चांदी, प्लेटिनम, कॉपर, तांबा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातुएं हैं। ये आप याद रखिएगा, ये सारे चीज़ आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्र अवस्था में कौन कौन पाए जा सकते हैं। सोना, चांदी, प्लेटिनम, तांबा, ये स्वतंत्र अवस्था में प्राकृतिक में पाए जाते हैं। कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड अयस्कों के रूप में संयुक्त अवस्था में भी होते हैं। कभी कभी कॉपर सिल्वर क्या होता है, ऑक्साइड और सल्फाइड अयस्क के रूप में भी होता है, जैसे सिल्वर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, इस रूप में। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, मतलब काना का मांगे आला, ये आपका याद करने का शॉर्टकट तरीका है। काना का मांगे आला अधिक अभिक्रियाशील होती है, कि ये कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती है। सक्रियता श्रेणी में मध्यम धातु होती है जिनके फ्रेंड सन प्रभु हैं, जिनके फ्रेंड सन प्रभु हैं, ये क्या है, मध्यम अभिक्रियाशील वाले हैं। और पृथ्वी की भूपर्पटी पे मुख्यतः ऑक्साइड और सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। आप देखेंगे कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड होते हैं। ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता एवं पृथ्वी पर इसके प्रचुर मात्रा पाए जाने के कारण क्या होता है, ये ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन चारों तरफ है और उससे वो क्या कर लेते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं। इस प्रकार अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को निम्न 3 वर्गों में बांट सकते हैं। क्या, निम्न अभिक्रियाशील धातु, जो निम्न अभिक्रियाशील में कौन आ जाएगा, तो निम्न अभिक्रियाशील में आ जाएगा, ठीक, कौन होगा आगे, और मध्यम अभिक्रियाशील में कौन आ जाएगा, जिनके फ्रेंड सन प्रभु हैं, और उच्च अभिक्रियाशील में कौन आ जाएगा, काना का मांगे आला। प्रत्येक वर्ग में आने वाली धातुओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है। अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है, और इन चरणों को हम नीचे के एक चित्र दिया गया है आपको, उस चित्र में देखिए। जैसे उस चरण में क्या है कि सबसे पहले हम क्या किए, पृथ्वी से खन के खनिज निकाले, और उस खनिज में जो चीज़ ज़्यादा था,
जैसे मान लीजिए कि कहीं पे बालू ज़्यादा है तो वो बालू का अयस्क कहलाएगा, कहीं पे लोहा ज़्यादा है तो वो लोहा का अयस्क कहलाएगा, कहीं पे तांबा ज़्यादा है तो वो तांबा का अयस्क कहलाएगा। तो अयस्क प्राप्त किए खनिज से और उस खनिज को सांद्रण किए, सांद्रण का मतलब दर्रा दर दिए। बहुत सारा चीज़ को तो दर्रा, आप भुरभुरा होगा तो उसको दर्रा दर सकते हैं, परंतु बहुत सारा चिपटा हो जाता है तो उसको दर्रा नहीं, तो उसको क्या किए, बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ दिए, तो उसी को बोलते हैं सांद्रण। अयस्कों को बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ना क्या कहलाता है, सांद्रण। वो चट्टान के रूप में जो हमें मिला और उस चट्टान को हम तोड़ के छोटा छोटा टुकड़ा कर दिए, दर दिए, दर्रा जैसा, तो ऐसे भी है सांद्रण। इसमें दर्रा आ जाता है, दरना आ जाता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़े में बदलना। अब है यहाँ से 3 अभिक्रियाशील वाला, उच्च अभिक्रियाशील को कैसे हम निकालेंगे, मध्यम अभिक्रियाशील वाला को कैसे निकालेंगे और निम्न अभिक्रियाशील वाला को कैसे निकालेंगे। तो उच्च अभिक्रियाशील गलित धातु विद्युत अपघटन, केवल आप क्या कीजिए, उच्च अभिक्रियाशील वाले को विद्युत अपघटन कर दीजिए, आपको शुद्ध धातु मिल जाएगा। वहीं मध्यम अभिक्रियाशील में 2 टाइप के अयस्क होते हैं, एक कार्बोनेट अयस्क और दूसरा सल्फाइड अयस्क। तो इसको आप क्या करें, कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन करें और सल्फाइड अयस्क का क्या करें, भर्जन करें। ये पूछा जाता है, या तो आपसे निस्तापन पूछेगा या तो भर्जन पूछेगा। आप आगे जानेंगे कि निस्तापन भर्जन क्या कहते हैं। भर्जन का मतलब जलाना होता है और निस्तापन का मतलब गरमाना होता है, यानी केवल हम उसको गर्म करें, जलेगा नहीं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, निस्तापन। चूंकि बिना ऑक्सीजन के कोई चीज़ जलेगा नहीं तो वो इसमें केवल गर्म किया जाएगा, और भर्जन में क्या होगा, जला देंगे, ठीक है। और इससे क्या होता है, वो धातु के ऑक्साइड में बदल जाता है और उस धातु के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। और इस अपचयन से धातु का शोधन हो जाता है और हमें धातु प्राप्त हो जाता है। अगर हम निम्न अभिक्रियाशील धातु की बात कर लें तो ये क्या, किस अयस्क के रूप में होता है, सल्फाइड अयस्क के रूप में। और इस सल्फाइड अयस्क का हम क्या कर लेते हैं, भर्जन करते हैं, और भर्जन से हमें क्या प्राप्त होता है, धातु। और इस धातु को हम परिष्करण कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, और इससे हमें शुद्ध धातु मिल जाता है। अब है अयस्कों का समृद्धिकरण, कि शुद्ध धातु हम कैसे प्राप्त करेंगे, बिल्कुल दम क्वालिटी वाला। तो पृथ्वी से खनित अयस्कों से, मिट्टी, रेत जैसे कई अशुद्धियां होती है, ठीक है। अयस्कों में प्राप्त अशुद्धियों को, अयस्कों के अशुद्धियों को क्या कहते हैं, जिन्हें गैंग कहते हैं, ठीक है। अयस्कों के अशुद्धियों को गैंग कहते हैं, है ना। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से शुद्धियों को हटाना, अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। और अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का प्रयोग होता है वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होते हैं। और इस पृथक्करण, इसे क्या कहते हैं, अयस्क को गैंग से हटाना क्या कहलाता है, पृथक्करण। और वैसे ही क्या होता है, समाज से उस गैंग को हटाना पिटाई विधि कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे पृथक्करण विधि है, बिना पीट ले वो हटेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या है, पृथक्करण है। तो ऐसे याद रखिएगा, समाज से गैंग को हटाना पिटाई विधि और अयस्क से गैंग को हटाना पृथक्करण विधि, ठीक। तो इस विधि को हम अपनाते हैं। आगे सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण। तो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुएं कभी काफी अनअभिक्रिय होते हैं। अनअभिक्रिय का मतलब वो अभिक्रिया किसी से नहीं करते हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त हो सकता है। उदाहरण के लिए सीनाबार, कौन, सीनेबार। उसके बाद मरकरी, जिसको पारद भी कहा जाता है, पारद का अयस्क है। सीनेबार किसका अयस्क है, ये पूछा गया है। सीनेबार किसका अयस्क है, पारा का। सीनेबार HGS, सीनेबार किसका अयस्क है, पारा का। ये पूरी तरह से याद कर लें, ये आपके मॉडल पेपर में है और ये आपके अथी में भी था, पिछले साल के क्वेश्चन में भी। तो बहुत बार सीनेबार किसका अयस्क है, मरकरी का, पारा का। एक अयस्क है, वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदलता है। किस में बदलता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में। कौन, सीनेबार। सीनेबार चूंकि सल्फाइड अयस्क है, इसको जैसे ही गर्म करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, ऑक्साइड अयस्क में बदल जाएगा। अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मरकरी, पारद में अपचयित हो जाता है। अपचयित हो जाने का मतलब मर्क्यूरिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का हट जाना। और यहाँ पे 2 समीकरण दिया हुआ है कि किस प्रकार से सीनेबार ऑक्सीजन से तापन विधि द्वारा HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण किया है। उसके बाद HgO
क्या है, मतलब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को ताप करते हैं तो Hg और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और भी आता है जो 2 नंबर में पूछा जा रहा है आजकल। पारा के निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है, आप समीकरण के साथ लिखें। तो पारद का निष्कर्षण किससे किया जाता है, सीने बार से किया जाता है। सीने बार को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या मिलता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। और फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड को क्या करते हैं, तापन कराते हैं जिससे अपचयित हो जाता है और हमें क्या मिलता है, पारा और क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। क्लियर। आगे इसी प्रकार प्राकृतिक में कॉपर पाइराइड्स Cu2S होता है या कॉपर सल्फाइड कहते हैं के रूप में उपलब्ध तांबे कॉपर को केवल वायु में गर्म करने पर इसके अयस्क अलग हो जाते हैं। तो आपको या तो पारा का निष्कर्षण पूछ दे या तो कौन सा निष्कर्षण पूछ दे, तांबा का निष्कर्षण पूछ दे। दोनों में एक ही जैसा अभिक्रिया होता है। तो कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करते हैं तो ये कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है और कॉपर ऑक्साइड को फिर से कॉपर पाइराइड से अभिक्रिया करा देते हैं तो ये कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है और इस हिसाब से हमारा क्या होता है, कॉपर का निष्कर्षण होता है। तो इन समीकरणों को आप बार बार लिख के प्रैक्टिस करें और इससे थ्योरी बनाएं। केमिस्ट्री का एक कमजोर कड़ी है समीकरण। अगर समीकरण लिख के लेके चल गए, याद करके लेके चल गए तो तुमसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब कहेगा लिख के लेके जाए, दिमाग में लिख के लेके जाना, चिट्टा बना के नहीं तो फंस गया तो फिर हमरा भी रा के बोलेगा। आगे सक्रियता श्रेणी में मध्यम स्थिति, अभी हम लोग जो जान रहे थे वो क्या था, पारा और किसके बारे में जाने, तांबा के बारे में। ये दोनों क्या था, निम्न वाला था। अब हम मध्यम वाला को कैसे निकालते हैं। तो सक्रियता श्रेणी के मध्य स्थिति आयरन, कौन, आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आदि की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। प्राकृतिक में यह प्रायः सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क के रूप में होते हैं। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है। इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड या कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक है और सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने, ये याद रखें, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित होता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। वायु की उपस्थिति में गर्म करना, भर्जन, ठीक, और वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना, निस्तापन। तो कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन किया जाता है, वायु को हटा देवल जाता है वहां से, नहीं तो लहक जाएगा, ठीक, क्योंकि उसमें कार्बन रहेगा और कार्बन जलता है, कार्बन ईंधन का काम करेगा तो वो लहक जाएगा, तो धातुओं को लहका देगा। ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है और जिंक के अयस्कों को भर्जन या निस्तापन के समय निम्न रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे आप जस्ता का निष्कर्षण देख लें कि जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन से की उपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन वहाँ मौजूद है, उसका तापन किए तो क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अगर जिंक कार्बोनेट से हम निस्तापन करेंगे कार्बोनेट का तो ये क्या बना देगा, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो चाहे आप जिंक पाइराइड से आप निकाल लीजिए या तो आप जिंक कार्बोनेट से निकाल लीजिए, दोनों में क्या है, एक में केवल तापन करेंगे, गर्म करेंगे और एक में ऑक्सीजन की उपस्थिति में तापन करेंगे। इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तब जिंक धातु में अपचयित हो जाता है और कार्बन ऑक्सीजन लेके उड़ जाता है। तो इसे कहते हैं कार्बन द्वारा अपचयन, ठीक है, मतलब जो ऑक्सीजन लेके उड़ता है उसे क्या बोलते हैं, अपचायक। तो यहाँ कार्बन अपचायक का कार्य करता है। आगे प्रथम अध्याय में दिए गए ऑक्सीकरण एवं अपचयन प्रक्रम से आप पहले से ही परिचित हैं। धातुओं को उनके यौगिक से प्राप्त करना भी अपचयन प्रक्रम है। कार्बन यानी कोयला का उपयोग कर धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जा सकता है। जैसे अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि को अपचायक के रूप में व्यवहार किया जा सकता है, क्योंकि ये निम्न अभिक्रियाशीलता वाले धातुओं से उनके यौगिक को विस्थापित कर लेंगे। और उदाहरण के लिए जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्युमिनियम चूर्ण के साथ मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया, मैग्नीज डाइऑक्साइड
एल्युमिनियम के साथ मिलके मैग्नीज और एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। क्या आप उन पदार्थों को पहचान सकते हैं जिसका ऑक्सीकरण या अपचयन हो रहा है? बिल्कुल, हम लोग जानते हैं, है ना, कि ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का सटना और अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का हटना। आगे, यह विस्थापन अभिक्रिया, चूंकि अभी अभी जो मैग्नीज से ऑक्सीजन लेके एल्युमिनियम हो रहा, तो ये कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। क्या होती है? ऊष्माक्षेपी होती है, और इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातु गलित अवस्था में प्राप्त होता है। यानी विस्थापन अभिक्रिया से प्राप्त धातुएं किस अवस्था में प्राप्त होती है? ठीक, ये थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, इसको याद रखें। विस्थापन अभिक्रिया से प्राप्त धातुएं किस अवस्था में मिलती है? गलित अवस्था में मिलती है। वास्तव में आयरन ऑक्साइड, जिसको Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी में, किसमें? रेल की पटरी के पुर्जों और दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है, और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? थर्मिट अभिक्रिया। ये पूछा जाता है, थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जो लौह ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ विस्थापित करवाया जाता है, तो इस अभिक्रिया को रेल के पटरियों को जोड़ने में काम करते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है? लौह ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके लोहा और एल्युमिनियम ऑक्साइड तथा ऊष्मा देता है। अब सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण, तो इसको विद्युत अपघटन विधि से करते हैं। तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु अत्यंत अभिक्रियाशील होती है, और इन्हें कार्बन के साथ गर्म कर इनके यौगिकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं? कार्बन से अत्यधिक अभिक्रियाशील हैं, तो वे मजबूत चीज से ऑक्सीजन छीन नहीं सकता। इसलिए इसके से ऑक्सीजन अलग करने के लिए हम कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं? वैद्युत अपघटन विधि। अपचयन उन्हें धातुओं में परिवर्तित कर सकता है। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है, और इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन, अधिक अभिक्रियाशील वाले को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा। याद रखें, अधिक अभिक्रियाशील को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा शुद्ध किया जाता है। लॉक, ठीक। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइड एवं विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है, जैसे कैथोड जिसको ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड और धातुओं को निक्षेपित हो जाता है, और एनोड धन आवेशित इलेक्ट्रोड जो क्लोरीन को मुक्त करता है। और इस हिसाब से सोडियम क्लोराइड से हमें सोडियम और क्लोरीन अलग अलग मिल जाते हैं, जैसा कि यहाँ अभिक्रिया में आपको दिख रहा है। इसी प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड को भी विद्युत अपघटन से एल्युमिनियम प्राप्त हो जाता है। अब है सबसे आखिरी, धातुओं का क्या है? परिष्करण, मतलब पूर्ण रूप से शुद्ध कैसे किया जाता है। ऊपर वर्णित विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुओं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता, इन्हें अपद्रव्य होते हैं। अपद्रव्य मतलब कुछ न कुछ अशुद्धियां अभी भी इसमें रह जाती है, हटाकर शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। और धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलन विधि है कौन सा? विद्युत अपघटनीय परिष्करण। परिष्करण का सबसे उपयुक्त विधि कौन सा है? विद्युत अपघटनीय परिष्करण। विद्युत अपघटनीय परिष्करण है क्या? तो कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसे अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है, और इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन उपयोग विद्युत अपघटन के रूप में होता है। ये यहाँ पे याद रखें, अशुद्ध धातु का क्या बनाया जाता है? एनोड, अशुद्ध धातु का और शुद्ध धातु का कैथोड। शुद्ध धातु का अशुद्ध का एनोड, शुद्ध का कैथोड, अशुद्ध का एनोड, शुद्ध का कैथोड। ठीक है, तो ऐसे याद रखें, अशुद्ध का एनोड, ठीक, दोनों स्वर वर्ण से शुरू है। ठीक है, अशुद्ध का, आ से अशुद्ध स्वर वर्ण, ए से एनोड, दोनों स्वर वर्ण से शुरू है। ठीक है, और स्वर वर्ण शुद्ध होता है, ऐसे याद रखना, स्वर वर्ण शुद्ध होता है, उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। और अशुद्ध कौन होता है? व्यंजन वर्ण। और व्यंजन वर्ण देखो, कै से कैथोड और सा से क्या हो गया? सा से शुद्ध, तो शुद्ध बनाया जाता है कैथोड को,
ठीक है। अशुद्ध एनोड को आ से अशुद्ध, आ से आयनोड, ठीक है, और सा से शुद्ध और मतलब शुद्ध और कैथोड, तो दोनों व्यंजन वर्ण और दोनों स्वर वर्ण, ऐसे जोड़ा लगाना, ठीक है। धातु के लवण विलयन, धातु के लवण विलयन को विद्युत अपघट्य, अपघट्य माने होता है जो उसमें डाला जाएगा विलयन के रूप में, विद्युत अपघट्य का व्यवहार करते हैं। उपकरण व्यवस्थित होता है और विद्युत अपघट्य में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है और इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है और विलेय अशुद्धियाँ विलयन में रह जाती है तथा अविलेय अशुद्धियाँ एनोड की तली पर निक्षेपित हो जाती है और जिसे हम कहते हैं एनोड पंख। एनोड अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? एनोड पंख। याद रखें, पाका, पाका मतलब क्या होता है? ठीक, गीला गीला चिपचिपा पदार्थ, ठीक है। तो एनोड पंख, तो एनोड की अशुद्धियों को क्या कहते हैं? एनोड पंख। ये किस विधि में उत्पन्न होता है? तो ये होता है धातुओं के परिष्करण में एनोड पंख का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी अभी देखा कि किस प्रकार से धातुओं का निष्कर्षण होता है। और यहाँ पे कुछ शब्द है जिसका आप, तो शब्द क्या है? खनिज किसे कहते हैं? तो जो भी हम धरती से निकालते हैं, ठीक है, वो सब क्या है? खनिज है। आयस किसे कहते हैं? तो उस खनिज में जो खन के निकाले उसमें जो चीज़ ज़्यादा है वो उसका अयस्क कहलाएगा, ठीक है। और गैंग, जो अशुद्धि मिला है वो क्या है? गैंग है। या ऐसे भी कह सकते हैं खनिज बराबर अयस्क प्लस गैंग, खनिज बराबर अयस्क प्लस गैंग। अयस्क काम का चीज़, गैंग बिना काम के चीज़, ठीक। दो धातुओं के नाम बताए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था में पाई जाती है कौन? नीचे वाला सभ्य कौन होगा? आगे और आगे। धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? तो अपचयन विधि का, है ना, कार्बन द्वारा अपचयन। तो इस प्रकार से आपका यह पार्ट समाप्त हुआ। गुड लक, अगले पार्ट में फिर मिलेंगे और इस एक्सरसाइज का वो आखिरी पार्ट होगा।